अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। रेवंत रेड्डी को दिल्ली से हैदराबाद आने वाला इंडिगो का तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पर 20 मिनट तक फिजा में चक्कर लगाता रहा। रेवंत समेत 229 मुसाफिरीन ने बाद में की महफूज लैंडिंग। कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना में जारी हुकूमत के कामों से मुतमईन, अवामी फलाही प्रोग्राम जारी। डिप्टी सीएम तेलंगाना भट्टी विक्रमारक का दावा। स्टूडेंट्स की फीस बकायाजात बढ़ गए। रेवंत रेड्डी हुकूमत 60 लाख स्टूडेंट्स की फीस अभी बाकी, फौरी तौर पर 15,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएं, तेलंगाना बीजेपी की मांग। स्टूडेंट्स पर जुल्म और बर्बरियत के जिम्मेदार अमित शाह हैं, कांग्रेस के साबिक राहुल गांधी का इल्जाम, मोदी को भी बनाया तनकीदों का निशाना। अमरीकी फौज पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की कोशिश के जवाब में ईरान के खिलाफ शदीद हमले, ट्रंप की धमकी के फौरी बाद अमरीकी फौज की कार्रवाइयां। और ईरानी कौम नाइंसाफी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकती, हमने दुश्मन के खिलाफ मुजाहिमत की नई मिसाल कायम की, ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने किया दावा। हेडलाइंस हमने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे रियासती खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी एक हादसे में से बाल बाल बच गए। गुज़िश्ता रात दिल्ली से हैदराबाद के लिए इंडिगो की परवाज़ में रवाना हुए थे। ताहम जब तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाला था तो इसे एयर ट्रैफिक फ्लाइट कंट्रोल से लैंडिंग की क्लियरेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से पायलट ने तैयारे को रनवे पर उतारने की कोशिश के बाद फ़ौरन दोबारा उड़ा लिया। तैयारा तकरीबन 20 मिनट तक फिजा में चक्कर लगाता रहा, जिसके बाद चारशंबे की रात 8:30 बजे इस इंडिगो के तैयारे ने बहिफाजत लैंडिंग की। बताया जा रहा है कि ख़राब मौसम इसकी सबसे बड़ी वजह है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत तैयारे में 229 मुसाफिर सवार थे। तैयारा काफ़ी देर तक फिजा में रहने की वजह से मुसाफिरों की फिक्रमंदी बढ़ चुकी थी। चूँकि रेवंत रेड्डी भी इसमें मौजूद थे, इसलिए सिक्योरिटी हुक्काम भी फिक्रमंद देखे गए। बिलाखिर तैयारा बहिफाजत उतरने पर सब ने इत्मीनान की सांस ली। इस वाक़े की इत्तला ताख़ीर के बाद सामने आई है। डिप्टी सीएम तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमारक ने दावा किया है कि कांग्रेस हाई कमान तेलंगाना में जारी हुकूमत के कामों से मुतमईन है। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना में आवाम के लिए मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स पर अमलावरी कामयाबी के साथ जारी है। Leadership appreciated all the BLAs for their good work and all that. Providing a vote hak for every citizen, it is the main, duty of any democratic system and setup. And we feel, for every citizen, they should get their vote. What the Congress Party is very serious about it. And the Congress Party is constantly monitoring it. In the state of Telangana, all our BLAs, they are doing their best and they appreciate it. Second thing, that through party mechanism, machinery, try to take the propaganda activity, what all the government programs that you are doing, particularly welfare schemes and all that. And the third point is, we are very near future getting the graduates council elections. For that also the process to be initiated and enrollment of the graduates, all that how to go about it, and also we have discussed and they have given the clear direction. तेलंगाना हुकूमत ने शहरियों के लिए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हुसूल का अमल आसान बनाया है। अभी सर्टिफिकेट के लिए मी सेवा सेंटर जाने की हर एक को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शहरी मी सेवा पोर्टल के ज़रिए घर बैठे भी ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। हुकूमत की जानिब से जारी करदा मालूमात के मुताबिक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त फ़ीस 40 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि ट्रांजैक्शन चार्जेस ₹1.99 मुकर्रर किए गए। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। इसलिए दरख्वास्त देने वालों को अपना मोबाइल नंबर एहतियात के साथ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। दरख्वास्त जमा होने के बाद मुताल्लिक़ा हुकाम की जानिब से वेरिफिकेशन होगा। मंजूरी मिलने के बाद दरख्वास्त गुजार सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग या सर्विस और हम करने के मुताबिक तकरीबन इस पर 10 से 20 रुपये तक का खर्च आएगा। तेलंगाना बीजेपी ने यह मुतालबा किया है कि स्टूडेंट्स की फ़ीस बकायाजात बढ़ गई है, लेकिन रेवंत हुकूमत 60 लाख स्टूडेंट की फ़ीस अभी बाकी है। एमएलसी बीजेपी अंजू रेड्डी ने कहा कि सर्टिफिकेट न रहने से तलबा आला तालीम या फिर बैरून मालिक जाने से भी खासिर हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत 15,000 करोड़ रुपये तलबा के बाकी हैं, इसे फौरी तौर पर फ़ीस रीइंबर्समेंट के तौर पर जारी किया जाए। एक ही बात है, फीस रिमेंट 60 लाख स्टूडेंट्स है, उसको फीस देने के
आज तक फीस नहीं दिया। फीस मैनिफेस्टो 21 पेज नंबर 21 में लगाया, वो 21 फीस सब जनक दिए तो कई को कैंपस सिलेक्शन है, हायर स्टडीज एजुकेशन के लिए उन जाते, सर्टिफिकेट नहीं रहे तो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे, और कैंपस सिलेक्शन है तो भी सर्टिफिकेट नहीं रहे तो उसको कैंपस सिलेक्शन नहीं कर रहे, नहीं तो कभी जॉब आए तो भी फॉरेन में नहीं जा रहे। उन लोगों को देना भारतीय जनता पार्टी डिमांड कर रहे, किसी हालत में मैनिफेस्टो में लगाया 15,000 करोड़ बाकी है, इमीडिएटली उसको देना, उसको पूरा स्टूडेंट को कई बोलो तो आप वादा दिया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी लगाया, हर एक जने गरीब लोग पढ़ रहे, गरीब लोगों को सपोर्ट करना अपना फर्ज है, किसी हालत में उसको देना बोलकर भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करो। कांग्रेस के एमएलसी बालमर वेंकट ने साबिक़ रियासती वज़ीर केटीआर के दिल्ली दौरों पर तनकीदें की और कहा कि बीजेपी से बीआरएस से मुस्तक़बिल में इत्तेहाद के लिए केटीआर असल दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि अगर रियासती हुकूमत से कुछ शिकायत हैं तो केटीआर मुतल्लिक़ा महकमे से रुजू हो सकते हैं। Yesterday KTR intentionally was trying to blame the government and was putting allegations on the government, which is absolutely wrong. KTR is repeatedly going to Delhi to have talks with Bharatiya Janata Party, to have an alliance with BRS and BJP in upcoming elections. That is why KTR is regularly visiting Delhi. If KTR have any complaints regarding our Chief Minister Badar's houses are in FTL or buffer zone, he can give complaint to the concerned departments or Hydra, or he can file a case in High Court so that judicial action will be taken as per the procedure. In spite of the blaming in media, it's not at all correct. If you want to discuss anything on this, ask your father, who is leader of opposition of Telangana State. Come to assembly. We are ready to discuss on each and every. कांग्रेस जनता पार्टी की जानिब से पीपल्स प्लाजा निकलेस रोड पर पुरअमन मार्च निकालने की चारशंबे की शब कोशिश की गई, तमाम पुलिस की जानिब से इजाज़त नहीं मिली थी, जिसकी वजह से बड़ा एहतजाज नहीं हो सका। इस मौके पर चंद कारकुनों ने सियासत टीवी से बातचीत की और कहा कि तेलंगाना के स्टूडेंट्स के जो भी मसाइल हैं उनको लेकर भी हम मुस्तकबिल में एहतजाज का मंसूबा रखते हैं। इस मौके पर सियासत टीवी से बातचीत में नौजवानों ने भी कहा कि जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का एहतजाज रंग लाया और मोदी हुकूमत को आखिरकार झुकना पड़ा। इस 29 जुलाई को हमने एक कॉल दिया था कि पीपल्स प्लाजा में हम एक पीसफुल मार्च करेंगे। जो 20 लोग 21 पीपल सुसाइड किया था उनके लिए हम इंसाफ दिलवाया है। इतने दिन से जो दिल्ली में हमारा आंदोलन चला था, तो इसको याद करते हुए हमने हैदराबाद के आवाम को एक इनवाइट किया है कि वो सब इधर आए, और इसके वास्ते हमने पुलिस के परमिशन भी पूछा है और उन्होंने फ़िलहाल आपके लिए तो रिजेक्ट बोल के बोला है, लेकिन अभी उनके साथ बात हुई SHO जी के साथ, वो बुलाए आप पीसफुली करो, तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हम बुलाना चाहते हैं सारे हैदराबाद के युवा को इधर आए, और जैसे दिल्ली में हुआ है वैसे ही हम इधर मिलके यहाँ के जो समस्याएं हैं, तेलंगाना के जो समस्या है, उनके ऊपर काम करने के लिए हम इधर एक बार मिलेंगे और अंबेडकर स्टैचू तक हमारी मार्च होगी और वहाँ पे कैंडल लाइट। पहली बात तो ये आपको प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करने के लिए क्यों कहा गया, प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? ये तो संविधान में, ये प्रशासन संविधान से बड़ी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आर्टिकल 19(1) आज के प्रोटेस्ट को क्यों मना किया गया? आज का शायद उनके कुछ कंफ्यूजन था, हम उनके ऊपर भी ऐसे ब्लेम नहीं करेंगे। हमने कल ही अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी ये पीपल्स प्लाजा है, पीपल का जगह है, यहाँ पे किसी को भी आने के लिए उनका फ्रीडम है। तो मैं यही विनती करता हूँ कि आने वाले समय में भी पुलिस फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको ना दबाया जाए, और लोगों को बोलने की हक और बोलने के अधिकार है उसको ना दबाया जाए। वरना आप देखे हो दिल्ली में क्या हुआ है, 40 दिन तक हमारा बात नहीं सुना है सरकार ने, इसकी वजह से लोगों में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश था। यहाँ का सरकार से हमें उम्मीद है और मैं मानता हूँ कि यहाँ का जो हुकूमत है वो हमें बोलने की इजाज़त देगी, और यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पुलिस भी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेगा। कांग्रेस जनता पार्टी ने जो संघर्ष लड़ा है जंतर मंतर के ऊपर, वो संघर्ष की जीत हमें हासिल मिली है। धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली, जो सरकार पिछले 12 साल से जनता की बात नहीं सुनी, प्रोटेस्ट की बात नहीं सुनती, डिसेंट को डिसरेस्पेक्ट करती है, ऐसी बीजेपी सरकार ने फाइनली अपनी सिर को ज़मीन पे टेक दिया है और स्टूडेंट्स की आवाज़ को मान लिया है। तो उसी
जो संघर्ष है उसी आंदोलन की जो स्पिरिट है उसको हैदराबाद में लेके आने के लिए हमने ये पीसफुल मार्च की कॉल दिया था। और इस पीसफुल मार्च के बारे में हमने सोशल मीडिया पे पहले क्लियरली मेंशन किया है और उसके बाद उसके पैरेलली ही हमने पुलिस डिपार्टमेंट को रीच आउट किया है और पुलिस डिपार्टमेंट के हमने डीसीपी मैम को मिला है और हमने आज सुबह एसीपी साहब से बात की है और यहाँ के लोकल एसएचओ वेंकटेश्वरलू जी से बात किया है और वो सभी इंकरेज कर रहे थे हमारे एफर्ट को। और अभी भी उन्होंने आके बताया है कि हम आपकी कॉज के साथ हैं और आप करिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो देखेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पे एक रैली किया था तो हमने हमारी परमिशन लेटर में क्लियरली मेंशन किया है कि हमने ये रैली का इंस्पिरेशन लिया है मुख्यमंत्री जी का रैली को देखकर। तो अभी देखा जाएगा कैसे पुलिस हमें ट्रीट करेगी, कैसे अगर वो हमें गुलाब की फूल देगी या फिर लाठी डंडा देगी, तो देखना पड़ेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि तेलंगाना की पुलिस को विद्यार्थियों की सोच के ऊपर, विद्यार्थियों की आवाज़ के ऊपर पूरा भरोसा है और वो मानती है कि तेलंगाना के विद्यार्थी पीसफुल हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर वो कुछ भी वायलेंट एक्शन लेंगे तो हम सब तो वायलेंट लोग नहीं हैं। अगर हम वायलेंट होते तो आज जंतर मंतर पे नेपाल का सिचुएशन हम होता ना। हम प्यार, मोहब्बत और संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम वही बात को पिछले 2 दिन से पुलिस को बता रहे हैं। तो अभी देखा जाएगा क्या मौजूद हैं पीपल्स प्लाजा में। यहाँ पर सीजेपी ने एक सेलिब्रेशन का कॉल दिया था और उन्होंने कल एक मेमोरेंडम भी दिया था डीसीपी को कि इस विषय पर कि उन लोग वो एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम यहाँ पर अटेंड करने वाले हैं और पीपल्स प्लाजा से वो मार्च करके अम्बेडकर स्टैचू तक जाएंगे। लेकिन कुछ समय पहले ही उसको प्रशासन की तरफ से उसको अनुमति नहीं दी गई। और मेरे पीछे मैं बिल्कुल हमारे कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं, हमारे बाजू में बिल्कुल अम्बेडकर साहब की एक मूर्ति है जो इस देश में, भारत में अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति है, 125 फीट ऊंची मूर्ति। और उनके हाथ में संविधान की किताब है, वो संविधान जो अभिव्यक्ति की आज़ादी देती है, वो संविधान जो अपने मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19(1) में ये बताती है कि कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इस देश में आज़ादी है, इस देश में इस लोकतंत्र ने इसकी आज़ादी दी है। आज उसी संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। संविधान निर्माता जब इस चीज़ को देखते होंगे तो उनका शर्म से उनका सर झुक गया होगा कि जो पुलिस इन छात्रों के संरक्षण के लिए बनाई गई है वो आज संविधान को संरक्षित नहीं कर पा रही है। और प्रशासन के दबाव में आज इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं इस सेलिब्रेशन को भी रोकने की मांग की जा रही थी। लेकिन छात्रों की एकता और छात्रों की मजबूती ने इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम को चालू रखा है और उन्होंने हिम्मत से ये कहा है कि चाहे सरकार और प्रशासन चाह के भी हमको इस सेलिब्रेशन से नहीं रोक सकते। हमने केंद्र में भी सरकार को झुकाया है और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर भी झुकाएंगे। इसी सिलसिले में पेश खिदमत की हमारी ये रिपोर्ट कैमरामैन फ़हीम अंसारी के साथ सैयद फरमान हती, सियासत टीवी। तेलंगाना कांग्रेस सीनियर लीडर हनुमत राव ने कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया गया, तलबा को बुरी तरह मारा पीटा गया और पेपर लीक पर बहस के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह चूँकि मौजूद नहीं थे इसीलिए राहुल गांधी ने उन पर तनकीद की। हनुमत राव ने कहा कि अमित शाह पर तनकीद बीजेपी लीडरों और मोदी हुकूमत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। 7 डेज से कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स लड़ रहे थे, उसमें लाठीचार्ज होता और वाजपेयी होता। ये डिस्कशन में लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू में भी कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह क्यों पार्लियामेंट में चर्चे में भाग नहीं लिए, मेरा बोलने का मतलब है। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर उन्होंने बोलना, डिप्टी मिनिस्टर से, सेकंड मिनिस्टर से बोलने का मतलब क्या है? उन्होंने फेस नहीं कर सकते, उनके गलतियां ज्यादा पूछते बोल के नहीं है। दूसरी बात, और कॉकरोच जनता पार्टी के स्टूडेंट्स का डिमांड था कोई केसेस नहीं लगाना। देश भर में जितने भी पटना के दिल्ली में वो जो बच्चे हंगामा मतलब अपना वॉइस सुनाए, हमारे को अन्याय हो रहा, उसमें 21 लोग
जान की कुर्बानी भी दी है। एक लड़की तो उसी दिन पार्लियामेंट में जो एजिटेशन हो रहा था दिल्ली में, एक लेडी भी गुजर गई। अभी तक उसके ऊपर कोई केस नहीं लगाना, ये है। फिर तुमको लगा के दबाने की कोशिश नहीं करना। जो भी है राहुल गांधी सही बात बताया। नौजवान बच्चों के फ्यूचर है, वो फ्यूचर को क्यों खराब करते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माजी में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के नाम से जाना जाता रहा। ये गुम जुलाई 1955 को कायम किया गया था। हमारे नुमाइंदे फरमान और फ़हीम अंसारी ने SBI के गन फाउंड्री में वाक़ हेड ऑफिस का दौरा किया और इसकी तारीख और कारकर्दगी के हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन, आज मेरे बराबर में एक ऐसी इमारत मौजूद है जो कि SBI का गन फाउंड्री शाखा जिसे कहा जाता है। इसकी एक लंबी तारीख है, एक ऐसी तारीख जो कई लोगों की जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। रियासत तेलंगाना के लोगों को, शहर हैदराबाद के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। दरअसल इसकी तामीर 7वें निजाम मीर उस्मान अली बहादुर ने की थी और 1949 में इसकी तामीर हुई। इसका नाम हैदराबाद स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता था इसको। फिर 1956 में इसके नाम का तबादला किया गया, इसको स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के नाम से जाने लगा। 1959 में इसको SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी एक सब्सिडरी की तरह जाना जाने लगा। फिर 2017 में इसकी तकरीबन 2000 शाखाओं को इसके साथ और इसकी 2000 शाखाओं को एक साथ SBI में मर्ज कर दिया गया। दरअसल इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। जब हिंदुस्तान में 560 प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थे जो अंग्रेजों के अंडर में चलते थे, अंग्रेजों के नीचे चलते थे, उसमें से हैदराबाद निजामों का वाहिद रियासत ऐसा था जो हैदराबाद, जिसे अपनी करेंसी छापने की इजाजत दी गई थी। निजामों का अपना करेंसी हुआ करता था। इसी सिलसिले में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सातवें निजाम ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, इसको बनाया। ये वैसे ही चलता था, ये संस्था, ये इंस्टीट्यूट वैसे ही चलती थी जैसे RBI एक इंस्टीट्यूट चलती है, एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट चलती है। उसी तरीके से ये भी एक आजाद इंस्टीट्यूट की तरह काम करता था। इसके इतिहास, इसकी इस बिल्डिंग की इतिहास, इस बिल्डिंग का जो तारीख है वो काफी लंबा है और कहीं ना कहीं तारीख में इसको जगह देनी चाहिए और दी भी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसी सिलसिले में पेश खिदमत की हमारी ये रिपोर्ट। मेरे साथ हैं कैमरामैन फ़हीम अंसारी, सैयद फरमान अतीक, सियासत TV। तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तकर्रुरात के लिए 7437 मुलाजिमतों का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक सिविल, AR, स्पेशल पुलिस, जेल और फायर महकमे में तकर्रुरात अमल में लाए जाने वाले हैं। शहर हैदराबाद की टप्पा चबूतरा पुलिस ने इक़दाम क़त्ल के सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अराज़ी तनाज़े के हवाले से इक़दाम क़त्ल की कोशिश की गई थी। पुलिस हुकाम ने मीडिया से बातचीत की और इस केस के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। परसों यहाँ अपना टप्पा चबूतरा लिमिट्स में परसों ईद के दिन शाम में एक अटेम्प्ट मर्डर हुए थे और शमीम सुल्ताना के ऊपर 3 जने अटैक कर रहे थे। उसमें फ़ौरन अपना टप्पा चबूतरा पुलिस लोग एंड लोकल मोहल्ला वाला मिलके हॉस्पिटल में पहुंचाया उसको। अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है उस्मानिया हॉस्पिटल। इसमें एक केस इन्वेस्टिगेशन करते हुए आज हम लोग 3 लोगों को गिरफ्तार करे। उसमें इसका शमीम सुल्तान का देवर मोहम्मद दस्तगीर शरीफ एंड उनका दोस्त गुलाम नबी एंड उस्मान अलियास आडू, ये 3 जने मिलके इनको मारने के लिए कोशिश कर रहे थे एंड अटैक करा तलवार से एंड वजह है इनका प्रॉपर्टी पूछ रहे थे, इसका हिस्सा प्रॉपर्टी हिस्सा पूछ रहे थे। उसको हटाने के लिए ये लोग 3 जने इसके ऊपर अटैक कर रहे थे एंड अभी ये 3 जनों को अरेस्ट करा, गिरफ्तार करे एंड अभी जेल को भेज दे रहे। सब इससे कुछ केसेस है क्या लोगों तीनों के कुछ? ये तीनों में उस्मान अलियास अड्डू जो है सस्पेक्ट शीट है। इसके पहले आसिफ नगर लिमिट्स में एक 307 में इन्वॉल्व है एंड एक स्नैचिंग केस भी इनके ऊपर है। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री 2 केसेस है।
सभी तलवार कहाँ से लाए सभी लोग? गुलाम नबी जो कुरैशी कम्युनिटी है, इनका घर से एक तलवार इन्होंने लेके आए। सभी लोग कुछ फाइनेंस भी चलाते बोल के मालूम होना सर। फिर उसके बारे में पता नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर प्राइवेट फाइनेंस एंड ऐसा कुछ चला है तो वो भी एक। शहर हैदराबाद में सड़कें इंतहाई नाकिस हो गई हैं। खासतौर पर पुराने शहर का बहुत बुरा हाल है। ये याकुतपुरा की रंगीली खिड़की इलाके के मनाजिर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आम शहरियों को आमदरफ्त में सड़क की खराबी और जगह जगह बड़े गड्ढे होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरियों ने बल्दी अमले से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर आवाम के मसाइल को हल किया जाए। प्रॉब्लम हो जा रहा है बहुत लोग आने जाने को जी। हमारी दुकान है यहाँ पे सामने जी, वो गिराकों को ठहरने को परेशानी हो जा रही जाने आने को। कल बना है रोड, फिर आज देखो कोई तकलीफ, आने जाने वालों को तकलीफ। अभी जिना ऐसे है पब्लिक के लिए मशहूर जिना है, आना जाना लगा हुआ है। वो उससे आप हालत देखो रोड की क्या हालत हुई है, तो ज़रा ख्याल करिए आप लोग, ज़रा क्या है दीजिए। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मज़ीद मूसलाधार बारिश की पेश क़यासी की और अलर्ट जारी किया। शुमाली अजला में बारिश का सिलसिला मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। मंचरियाल, करीमनगर, राजौरा सिलसिला, पेद्दापल्ली, भोपालापल्ली, मुलुगु, जगतियाल, आसिफाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद और सिद्दीपेट अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जहाँ शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। इसके अलावा सिंगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, विकाराबाद और भदादरी कुत्तागुड़ अजला में भी शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई और येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमा मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक हैदराबाद शहर में आज वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा जगतियाल ज़िला में मुसलसल हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने आज जुमेरात 30 जुलाई को तमाम सरकारी, इमदादी और प्राइवेट स्कूलों को भी तातील का ऐलान कर दिया था। और भाई नाज़िर रुख करेंगे चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सलाहुल का कहना है कि तलबा पर बर्बरीत के ज़िम्मेदार अमित शाह या दोनों ने हमले का हुक्म दिया, ऐसे में वो बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं या फिर उन्हें हमले की जानकारी नहीं, ऐसे में वो नाकाबिले वज़ीर दाखिला है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को मुजाहिरीन तलबा पर हुई जुल्म के लिए कसूरवार ठहराया। उन्होंने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफ़ा की मांग भी की। एक इमेज बनाई हुई है, अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड। गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें, सस्टेन करने के लिए उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है, बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, thinking that just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone. कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने पेपर लीक स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज मोदी हुकूमत की हरदर्मी के हवाले से मीडिया को तफसीली बयान दिया। आइए देखते हैं उनका ये रद्द-ए-अमल। हमारे बच्चों पर पैलेट गन्स चलाते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो गृह मंत्री देश के युवाओं पर कील गड़ी लाठियों से हमला करवाते हैं उनकी पुलिस द्वारा, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जो गृह मंत्री जिनके बिहार में AK-47 से आपके एजेंसी ने भी दिखाया बच्चों पर गोलियां चलवाते हैं, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? जिन लोगों ने हमारे बच्चों के कपड़े फाड़े, लड़कियों के कपड़े फाड़े, जिन्होंने पुलिस से बच्चों को पिटवाया, वाटर कैनन और अश्रु गैस चलवाए, क्या उस गृह मंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए?
या उस गृह मंत्री को सदन से गायब हो जाना चाहिए। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता माननीय खड़गे साहब और समूचा विपक्ष ये मांग रखेगा कि गृह मंत्री आए, क्षमा मांगे। जो बच्चों की आवाज उठाते हैं राहुल गांधी, वो क्यों माफी मांगे सच बोलने की? सच बोलने की माफी नहीं होती। सच बोलने का हमारा कर्तव्य और धर्म है जो हम निभा रहे हैं। और दोस्तों, केवल कानून बनाने से समस्या का हल हो जाएगा? संजीव मुखिया को, सीबीआई को आपने मुकदमा दिया, नीट 2024 का, उसको क्लीन चिट दे दी। असित वोरा जो गुजरात के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चीफ थे, उनके तत्वाधान में दर्जनों पेपर लीक हुए, परंतु बीजेपी की सरकार ने नहीं हटाया। एक आदमी पहले बिहार में पेपर बेचता है, पेपर लीक माफिया बन जाता है, फिर आप उसको सीएसआईआर का पेपर भी दे देते हैं और फिर आप उससे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी करवाते हैं। दोषी केवल पेपर लीक माफिया नहीं, उसके संरक्षक हैं और वो संरक्षक दुर्भाग्य से इस सरकार में बैठे हैं। इसलिए इस पेपर लीक बिल में खड़गे साहब हों या समूचे विपक्ष के हमारे साथी हों, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सरकार की जवाबदेही मांग रहे हैं। अमेरिकी फौज ने कहा कि उसने अमेरिकी फौज पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की कोशिश के जवाब में ईरान के खिलाफ बड़े हमले किए। अमेरिकी फौज ने अपने बयान में कहा कि उसने पाज़ार इनक़िलाब के दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। ये कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से उर्दून में अमेरिकी अड्डों और आबना हरमुज़ में मौजूद जहाज़ों पर हमले के जवाब में की गई। अमेरिकी फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ मशरिक़ वस्ता में तैनात अमेरिकी फ़ौज पर ईरानी हमलों की कोशिश का ताकतवर जवाब इसे करार दिया है। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। हमलों के अख्तिताम पर सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई में मौजूद फौजी कमांड मराकज़, मिसाइल, ड्रोन तनसीबात, साहिली निगरानी और दिफाई तनसीबात और बहरी सलाहियतों को भी निशाना बनाया गया। इससे ऐन क़बल अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी दे दी थी कि ईरान पर मज़ीद क़ुव्वत से हमले किए जाएंगे। 9-story, 8-story, 10-story, we're not sure yet, but we're building a parking garage that will be right next to the terminal. You'll walk right across the street and you'll have a glass bridge, a number of glass bridges that will go right into the terminal. Right now you have to walk so far, you have to walk blocks and blocks to get to the terminal. And we have an empty site right directly across the street that nobody wanted to tinker with, which was crazy. So we're going to have a magnificent garage. What would you say, Sean? How many cars? 32,000 parking spaces. 32,000. It'll be actually the largest garage in the world. 32,000 is big. Mostly above ground. We don't like down. People don't like going down underneath. Mostly above ground. It'll be beautiful. But a central walking tunnel and a new air train connections will provide travelers with easy options. Really, it's an impossible airport. You get off a bus, you go into a train, you get from a train, you get onto another bus. It's a worse airport. This plan also includes expanded options for parking, modern check-in areas, more efficient security screenings, hotels, etc., etc. We have a beautiful hotel right on the property, but further away so that we can give the good location, frankly, the best location, to parking. So people literally will be able to park their car and walk 15 yards and they'll be in the terminal. In addition, many of the new restaurants and shops will be added, including plans for one of the largest United Polaris lounges anywhere in the world. It'll be a beautiful level of luxury. This transformation is another step in our ongoing efforts to make Washington, D.C. safe and beautiful again. The safety aspects, both in terms of the airlines and in terms of crime, are unparalleled for what we're doing. For years, the United States has watched other major cities around the globe welcome travelers with grand and modern airports, yet the last major airport built in the United States was Denver in 1995, and it hasn't gotten very great reviews. That's more than 30 years ago, so we're doing something with Dulles that's going to make it, I think, the top, maybe the top anywhere in the world. And by the way, Palm Beach is going to be one of the top too. Palm Beach is going to be incredible what the plans are. The people, Joe, and all the people working in Palm Beach that have done such an incredible job. That's going to be... ईरान के सदर मसूद पशेकियान ने कहा कि ईरान ने दुश्मन के खिलाफ मुजाहिमत की नई मिसाल कायम की है। ईरानी सदर ने अपने बयान में कहा कि ईरानी अवाम दुश्मन के खिलाफ जिद्दोजहद और उसके मुकाबले के लिए साबित कदम रहे। ईरानी कौम नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने हरगिज़ सर नहीं झुका सकती। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत अपने शहरियों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी को भी
कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। रेवंत रेड्डी को दिल्ली से हैदराबाद आने वाला इंडिगो का तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पर 20 मिनट तक फिजा में चक्कर लगाता रहा। रेवंत समेत 229 मुसाफिरीन ने बाद में की महफूज लैंडिंग। कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना में जारी हुकूमत के कामों से मुतमईन, अवामी फलाही प्रोग्राम जारी। डिप्टी सीएम तेलंगाना भट्टी विक्रमारक का दावा। स्टूडेंट्स की फीस बकायाजात बढ़ गए। रेवंत रेड्डी हुकूमत 60 लाख स्टूडेंट्स की फीस अभी बाकी, फौरी तौर पर 15,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। तेलंगाना बीजेपी की मांग। स्टूडेंट्स पर जुल्म और बर्बरियत के जिम्मेदार अमित शाह हैं। कांग्रेस से साबिक राहुल गांधी का इल्जाम, मोदी को भी बनाया तनकीदों का निशाना। अमरीकी फौज पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की कोशिश के जवाब में ईरान के खिलाफ शदीद हमले। ट्रंप की धमकी के फौरी बाद अमरीकी फौज की कार्रवाइयाँ। और ईरानी कौम नाइंसाफी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकती, हमने दुश्मन के खिलाफ मुजाहिमत की नई मिसाल कायम की। ईरानी सदर मसूद पशेकियान ने किया दावा। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।